फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज की वीडियो में प्रॉब्लम 3.11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका प्रीवियस वीडियो प्रॉब्लम 3.12 था। मैंने पहले 3.12 सॉल्व कर दिया और जो है मैं 3.11 को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं सब्सक्राइबर है तो कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आता रहेगा और अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलो प्रॉब्लम 3.11 को करने से पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो भाई लोग, प्रॉब्लम 3.11 पूरी तरह से बेसिस से इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स के ऊपर, मतलब आपको तीन प्लेन्स दिए रहेंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको आपको सॉल्व करना है। अब ऐसे समझो इस थियरी को। अब यहाँ पे देखो, आपको जब प्लेन्स गिवन रहेंगे तो उनमें से जो भी आपको प्लेन गिवन रहेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। अगर उनमें से कोई दो प्लेन पैरेलल हो एक दूसरे के तो उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा इस चैप्टर में, प्रॉब्लम 3.11 में। ये हमारे अंदर कवर्ड नहीं होता है। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से तीन प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं उसे हम देखते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो तो हम प्रॉब्लम देखेंगे। पहले इसको समझते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब तीन प्लेन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इस वाले केस में क्या होगा, तीन प्लेन आपको गिवन रहेंगे और तीनों प्लेन जो है आपस में कट करेंगे एक ही पॉइंट पे, मतलब उनका जो कॉमन पॉइंट होगा एक सिंगल होगा। इस तरह से देख सकते हो। ये डायग्राम को देखो, यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2 और प्लेन 3 है। यहाँ पे ये आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो पॉइंट P हो रहा है कॉमन जो तीनों में है। इसको अगर डायग्राम से ऐसे देख सकते हो 3D में। देखो, ये मैंने एक पेज लिया है, इसको अंदर डाल दिया है। देखो जैसे ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये दूसरा प्लेन हो गया जो इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है अंदर से, और एक फिर तीसरा प्लेन होगा जो कुछ इस तरह से जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये जाएगा ना, तब बीच में ऐसे ही जाएगा, मतलब अभी हम दिखा नहीं पा रहे, जा नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो ये जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। देखो, अब ये जो प्लेन है हमारा, ये ऊपर वाला, ये जो हमारा प्लेन है कुछ इस तरह से जाएगा, ये जाएगा तो ये कुछ इसको चीरता हुआ जाएगा, ठीक है। और चीरता हुआ जाएगा तो कुछ यहाँ पे जाके वो इस तरह से फ्लैट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्या होगा, तीनों का जो तीनों प्लेन होगा, तीनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, वो पॉइंट P होगा। इसी को डायग्राम में मैंने दिखाया है। ये वन साइडेड है। ये जो आपको दिख रहा है प्लेन, ये कुछ ऊपर जाएगा और ये कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा है ये वाला प्लेन π3 इस तरह से जाएगा, और ये जो π1 है कुछ इस तरह से फैलेगा, ऊपर भी फैलेगा, और ये भी इस तरह से फैलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा इन लोगों का। तो जब तीन प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, तो उनका जो रैंक होता है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक होता है, देखो ये तीन प्लेन है π1 और दिस π2 और π3, इसका इक्वेशन है इस तरह से। तो अगर ये आपस में एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे तो रैंक जो होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, वो दोनों सेम होगा। अगर आप रैंक नहीं जानते हो तो आपको देखना चाहिए मैट्रिक्स का चैप्टर 2 देखो, और इसको आपको रैंक ऑफ कोफिशिएंट और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ज़्यादा जानना है तो प्रॉब्लम 2.7 देखो, चैप्टर वाइज देखो, ज़्यादा आपको समझ में आएगा चीज़ें। देखो जो बीएससी वाला बुक है वो सीरीज वाइज दिया गया है, इस तरह से अरेंज करके दिया गया है कि पिछला जब से नहीं पढ़ोगे अगला नहीं समझ में आएगा, तो उसका अपना सीरीज है। इसलिए बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि आप ये चैप्टर अपलोड कर दीजिए, ये 5th चैप्टर अपलोड कर दीजिए, 6। तो इस तरह से नहीं होता, ठीक है। मैं वो करूँगा तो पीछे फिर ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं करता, सीरीज वाइज मैं करता हूँ। इस तरह से अरेंजमेंट है इस बुक का, और आपको भी इसे ही फॉलो करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, तीन आपको प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा। तो अगर तीनों प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे, तो जो रैंक होगा ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो सेम होगा। और n क्या है, नंबर वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल देखो x y z 3 है, वही n है आपका। देखो यहाँ पे 3। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है। जो x y z का कोफिशिएंट होता है उससे जो बनता है उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको लिखने हैं। और यहाँ पे जो आपका ये कांस्टेंट टर्म होता है जो, ठीक है, इसको ऐड कर देने से, इसको ऐड करने से मतलब एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है और प्लस में एक और यहाँ पे कॉलम ऐड कर दो कांस्टेंट वाला टर्म, तो उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। हम इन दोनों का रैंक निकालोगे तो दोनों का रैंक सेम आएगा, ठीक है। और रैंक क्या आएगा, 3 आएगा। तो रैंक 3 आएगा, वेरिएबल भी 3 है, तो इस केस में एक सिंगल पॉइंट आएगा जो कि एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको।
और आपको यूनिक सोल्यूशन मिलना भी चाहिए, क्योंकि इनमें एक ही पॉइंट कॉमन है, एक सिंगल पॉइंट कॉमन है, यानी एक ही आपका सोल्यूशन मिलना चाहिए इसका, जो कि पॉइंट पी होगा, यानी पी का कोऑर्डिनेट सिंपल। अगला केस देखते हैं कि किस तरह से इंटरसेक्ट कर सकता है तीन प्लेन्स आपस में। तो यहाँ पे देखो, ईच प्लेन कट्स द अदर टू इन ए लाइन, यानी एक प्लेन दो प्लेन को एक लाइन पे कट कर सकता है। इसको डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ फ्रेंड्स। ये आपको देखो, जैसे कि ये पाई वन ले लो, मतलब ये जो पाई वन है ये आपकी ओर जो है ना, दिस इज द पाई वन। ये जो है ये दो प्लेन पाई थ्री और पाई टू को कट कर रहा है, देख सकते हो। ये जो है इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम इसके तौर पे। इसको देखो, जैसे कि सिंपल समझ लो कि ये आपकी ये पाई वन है, लेट्स सी, ये पाई वन है और दिस इज द पाई थ्री, ये वाला पाई थ्री है, और जो नीचे है ना, नीचे इस तरह से ये पाई टू है, ठीक है। तो ये सपोज करो ये इस तरह से कुछ है। अब ये गया यहाँ पे पाई वन, तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, दो को इंटरसेक्ट करेगा लाइन पे। तो दिस इज द ए वन लाइन और दिस इज द सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे एक लाइन बन रहा है और दूसरा लाइन यहाँ पे बन रहा है। तो आपको एक चीज़ लिखा है पे, ईच प्लेन जो है, हर एक प्लेन जो है कट करेगा अदर टू को इन ए लाइन में, लाइन पे कट करेगा, ठीक है। जब कट करेगा तो एक लाइन बनेगा, इसका मतलब ये हुआ। अब ये पाई वन है और पाई टू पाई थ्री को जब कट कर रहा तो देखो लाइन पे कट कर रहा, दिस इज द लाइन और दिस इज द लाइन। और इस केस में जो है आपका रैंक जो होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, वो आपका 2 होगा, और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसका रैंक 3 होगा। नंबर वेरिएबल 3 आपके दिए रहेंगे, एक्स वाई जेड वाई। तो आप देख सकते हो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी नो सोल्यूशन का केस है ये, यानी इसमें कोई सोल्यूशन मिलने वाला आपको नहीं है। अब मिलेगा भी कैसे, आप देखो ना, इसमें आप देख सकते हो तीनों प्लेन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब तीनों एक जगह अपने जगह पे एक जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दो को ही इंटरसेक्ट कर पा रहा है, वो भी लाइन पे। मतलब कहने का मतलब है ये तीनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक सपोज करो एक पी वन लेते हैं या पाई वन, वो पाई थ्री या पाई टू को जो है कट करता है एक पॉइंट पे या एक लाइन पे, तो बोलते हैं कि हाँ भाई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसको मिलता। लेकिन यहाँ पे तो एक प्लेन क्या कर रहा है, एक प्लेन ले रहे हैं हम लोग, एक प्लेन दो प्लेन को कट कर रहा है, वो भी लाइन पे कट कर रहा है। तो आप देख सकते हो इसको, दिस इज द ऐसे। तो यहाँ पे कहाँ सोल्यूशन मिलेगा आपको बताओ। इस यहाँ पे भी सोल्यूशन निकालोगे तो दो ही प्लेन का सोल्यूशन, यहाँ पे दो ही प्लेन मिल रहे हैं आपको, हमें तो तीन प्लेन को लेके सोल्यूशन निकालने हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो प्लेन मिल रहे हैं, यहाँ पे अभी नीचे जाओगे दो प्लेन, यहाँ पे भी दो प्लेन, तो दो प्लेन आपस में सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा तीनों एक साथ कहाँ कर रहे हैं। तो आप ही सोचो, जब तीनों एक साथ नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स उसका रैंक कम आएगा, यानी इसमें सोल्यूशन का कोई केस ही नहीं बनता, ये नो सोल्यूशन का केस है। और ये इस तरह से प्रूफ यहाँ पे हुआ है कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो इक्वल आ भी नहीं रहा है यहाँ पे, और जब इक्वल नहीं आता तो नो सोल्यूशन का केस होता है। अब आगे समझते हैं फ्रेंड्स अगला केस क्या हो सकता है। तो देखो, थ्री प्लेन्स इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन। तो तीसरा केस हो सकता है कि तीनों प्लेन आपके एक लाइन पे इंटरसेक्ट करो, मतलब एक लाइन पे दोनों मतलब तीनों का एक कॉमन लाइन हो। यहाँ पे इसको डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पाई वन है नीचे है और ये पाई टू कुछ इस तरह से है, ठीक है, पाई थ्री और पाई टू इस तरह से बीच में है, और एक कॉमन लाइन है इन लोगों के बीच। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊँ तो देखो, ये आपका इस तरह से पाई वन ले लो इसको, और इसको जो है पाई टू ले लो, ठीक है, और इसको लेट्स से पाई थ्री कर लो। तो देख सकते हो यहाँ पे इसको सेंटर में मैंने डाल दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है। तो ये जो है ना पाई थ्री बीच में बोला है, तो यहाँ से देख सकते हो ये तीनों का तीनों एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो जब तीन प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन पे, तो उनका जो रैंक होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो सेम होता है, जो कि 2 आता है। और नंबर वेरिएबल कितने आपके 3, तो 3 वेरिएबल हैं और रैंक आपका 2 आ रहा है, तो लेस है ना, वेरिएबल से कम है। तो जब ऐसा केस होता है कि कोएफिशिएंट और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है सेम आता है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होता है वो, तो उस केस में सोल्यूशन का केस तो बनता है लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन निकलने वाले हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। अगर हम तीनों प्लेन्स को सॉल्व करें तो ये देखो लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं आप सोच सकते हो, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं।
जो जैसे से एक्स का वैल्यू चेंज करोगे वाई का वैल्यू चेंज होगा, फिर जेड का वैल्यू चेंज होगा। तो इस केस में फ्रेंड्स ये लाइन है, लाइन, इस लाइन पे अनेकों पॉइंट्स हैं, इसलिए अनेकों सोल्यूशन मिलेंगे आपको। तो ये वो केस है जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बनता है। ये जो फ्रेंड्स सेकेंड वाला जो केस था, ये प्रिज्म वाला केस था। यहाँ पे देखो प्रिज्म एक जनरेट हो रहा है, एक प्रिज्म बन रहा है, तो इस पे बेसिस आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब इसको ध्यान से देखोगे तो जो एक लाइन, आपको कोई भी एक लाइन ले लो, उसके जो अपोजिट वाला जो प्लेन है वो उसके पैरेलल है। जैसे ये देखो, ये लाइन अगर L3 है ये, ठीक है, ये L3 है, तो ये जो नीचे वाला प्लेन है जो कि पाई1 है, इसके पैरेलल है, अपोज पैरेलल है। ये लाइन ऊपर है, लाइन 3 ऊपर है, और प्लेन कुछ नीचे इस तरह से है, ठीक है। सपोज करो ये आपका प्लेन है और ये लाइन है, तो देखो यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये 3 केस ही हो सकते हैं जिसमें हम एज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसमें मैंने लिख भी दिया था कि आपको वो पैरेलल नहीं होना चाहिए प्लेन को। अगर पैरेलल का केस देखोगे तो मैं उसका भी डायग्राम दिखाता हूँ आपको। देखो, हाँ ये रहा, देखो फ्रेंड्स, ये देखो केस, ये देखो केस, ये रहा। इस केस को देखो, इस प्लेन को, प्लेन का डायग्राम को देखो, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला प्लेन, ठीक है, इसको पाई1 ले लो, और ये मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पाई1 है और ये पाई2 है, और दिस इज द पाई3। तो आप देख सकते हो 2 प्लेन आपस में पैरेलल है, ये वाला दोनों पैरेलल है। तो ये सब जो केस है हो सकते हैं, लेकिन इसको हमें डिस्कस नहीं करना है इस चैप्टर में। प्रॉब्लम 3.11 इसके बेसिस पे नहीं है, ओके। तो देख सकते हो दूसरे के पैरेलल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपस में प्लेन इंटरसेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 3 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 2 जो है पैरेलल हैं। पैरेलल हमें नहीं लेने हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये जो पाई1 को जो है पाई3 और पाई2 यहाँ पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब इंटरसेक्ट कर रहा था एक लाइन जनरेट हो रहा है, दिस इज अ लाइन, यहाँ पे भी लाइन और यहाँ पे भी लाइन। और यहाँ पे जो आपका रैंक आएगा, रैंक कोएफिशिएंट का 2 आएगा, और जो ऑगमेंटेड का आएगा 3। तो यहाँ पे भी देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल का नहीं है, मतलब वही नो सॉल्यूशन का केस है ये। अगला देखो डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि ऐसा भी केस हो सकता है। यहाँ पे देखो एक प्लेन आपका पाई1 है, ये बड़ा वाला जो है पाई1 हो गया इस तरह से, और उसमें एक लाई कर रहा है प्लेन पाई2, ठीक है, उसी में लाई कर रहा है ये पाई1 में, और एक पाई3 प्लेन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये पाई1 में पाई2 बैठा हुआ है और पाई3 इनको कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 प्लेन इसमें पैरेलल है। कैसे बोलोगे पैरेलल है? तो पाई2 और पाई1 पैरेलल है। तो पैरेलल का केस मैंने आपको फिर बताया, डिस्कस नहीं करना हमें। और यहाँ पे जो है रैंक 2 आ रहा है दोनों का, कोएफिशिएंट और ऑगमेंटेड का। तो 2 आ रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन तो है, लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस है ये, ठीक है। ये लाइन बन रहा है ना पूरा, तो पूरा एक लाइन बन रहा है। तो लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड सोल्यूशन। तो ये आपके केस कुछ हैं जो बन सकते हैं आपके इंटरसेक्शन के, लेकिन ये पैरेलल के केस है, इसमें 2 प्लेन्स पैरेलल हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे इसमें और इसको कवर नहीं करें। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। चलो एक एक करके सारा प्रॉब्लम्स को एंड करते हैं। देखो प्रॉब्लम 3.11 का फर्स्ट, प्रूव दैट 3 प्लेन्स दिस 3 प्लेन्स दिए हैं इक्वेशंस पासेस थ्रू 1 लाइन। आपको प्रूव करना है कि ये जो 3 प्लेन्स आपको गिवन है ये एक लाइन को पास कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना कौन सा केस है? थर्ड केस है ये। तो देखो जो प्लेन आपका गिवन था उसको हमने लिख दिया ऐसे पाई1 पहले वाले को, दूसरे को पाई2 और तीसरे वाले को पाई3। आप फ्रेंड्स अब 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। पहले तो आपको उससे रैंक निकाल लेने। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3 इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो रैंक निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन हम और मेथड नहीं अपनाएंगे। हमारा मेथड होगा कि इस बुक के आधार पे जैसे सॉल्व किया गया वैसे ही हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसे समझेंगे। मैट्रिक्स का मेथड हम सीख चुके हैं, यानी मतलब हम मैट्रिक्स डिटेल जान चुके हैं। वो अपना तरीका है, लेकिन वो तरीका तो हम लोग जानते हैं ना, उसे हम क्यों करेंगे दोबारा? हम तो वो तरीका करेंगे जो हम नहीं जानते हैं, हम सीखेंगे। तो देखो इसमें आपको प्रूफ ये करना है कि इसमें जो आपका प्लेन है, तीनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पे, और ये लाइन ये वाला है, ये कॉमन लाइन है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम ये प्रूफ कर दे कि ये जो पाई2 है, ये आपका जो पाई2 है और ये जो पाई1 है, इनका जो इंटरसेक्शन से, जिनको इनके दोनों को इंटरसेक्शन से जो एक लाइन बन रहा है,
उनसे एक इंटरसेक्शन प्लेन जो जा रहा है, वो जो इंटरसेक्शन प्लेन होगा, कोई भी हो सकता है वो इंटरसेक्शन प्लेन, वो पाई 3 पे लाई कर रहा है। ठीक है, यानी पाई 3 और जो हम नया प्लेन निकालेंगे जो पाई 1 और पाई 2 के इंटरसेक्शन से बनेगा, वो पाई 3 पे लाई करेगा। ये हमें प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा ना कि ये पाई 1 पाई 2 पाई 3 जो है तीनों एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे इसे देखो, ये आपका प्लेन है और दिस इज द दूसरा प्लेन। अब ये आपस में दोनों इंटरसेक्ट किए। ठीक है, इंटरसेक्शन से एक लाइन जनरेट हुआ, इस लाइन से एक प्लेन निकलेगा। सपोज करो एक प्लेन ए निकला, ठीक है, और एक ऑलरेडी प्लेन पड़ा हुआ है ऐसे, क्योंकि 3 प्लेन तो थे पहले से ही। तो जो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन निकल रहा है, वो उससे हम प्रूफ कर दें कि ये तीसरे प्लेन पे ही लाई कर रहा है। तो ये प्रूफ हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पे। ठीक है, तो देखो मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, एनी प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन पाई 1 एंड पाई 2। पाई 1 पाई 2 से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उसके थ्रू जो प्लेन निकलेगा, ठीक है, तो उसे हम निकालें, मतलब पाई 1 पाई 2 से के इंटरसेक्शन के जो लाइन बनेगा उससे प्लेन निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पाई 1 हो गया, ये पाई 2 हो गया। ठीक है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन निकालना हो तो क्या करते हैं, हम पहले प्लेन को लिखते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7z है पहला प्लेन। उसके बाद प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन्स। ठीक है, सेकंड प्लेन आपका 3x माइनस 14y माइनस 13z इज इक्वल टू 0। अब इसको लेट से पाई 4 बोल दो, प्लेन 4। अब इसको हम क्या करते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 7z, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा x 14 लैम्डा y और माइनस 13 लैम्डा z इज इक्वल टू 0। अब ये x वाला टर्म जो है, दिस इज x वाला टर्म, इसको साथ में लो, y वाला टर्म साथ में लो और z वाला टर्म से साथ में लो। तो जब आप इसको लोगे ना तो x कॉमन कर लो 10 और 10, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको 2 मिलेगा और यहाँ पे आपको प्लस 3 लैम्डा मिलेगा। ठीक है, और सेम आपको नेक्स्ट में माइनस वाई कॉमन कर लो y वाले के साथ सेम, तो यहाँ पे आपका माइनस वाई कॉमन होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे आपको 14 लैम्डा मिलेगा प्लस में। सेम जेड वाले के साथ, तो माइनस जेड कॉमन करो, उसके बाद यहाँ पे 13 लैम्डा मिलेगा और यहाँ आपको 7 मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखो उसके बाद आपको लिखना है 3 प्लेन्स विल इंटरसेक्ट इन ए कॉमन लाइन। तीनों प्लेन्स तो आपस में एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो दिया गया ना, बस हमें प्रूव करना वो चीज़ें, उसने बता दिया है कि ऐसा है, हमें बस इसको दिखा देना है। इफ़ द प्लेन्स पाई 3 एंड पाई 4, ये रहा पाई 4 आपका और ये आपका पाई 3 जो बीच में इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये पाई 1 पाई 2 के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जनरेट होगा इनके बीच, उनके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो और जो आपका ये पाई 3 ऑलरेडी दिया हुआ है वो यहाँ पे आपके क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सेम प्लेन को। आपको सो सेम प्लेन ही होंगे, एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, ऐसा अभी हो रहा है, लेकिन अभी आगे जाकर प्रूफ होगा कि एक्चुअल में ये पाई 3 और पाई 4 कुछ और नहीं, वो सेम ही प्लेन है। अब देखो यहाँ पे इफ प्लेन पाई 3 एंड पाई 4 रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, ये तभी होगा जब तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक सिंगल लाइन पे। ठीक है, तो पाई 3 पाई 4 रिप्रेजेंट करेंगे सेम प्लेन को। इसे करने के लिए क्या होगा, आप देखो अब दोनों सेम प्लेन हैं तो उनका जो कोएफिशिएंट होगा यानी पाई 3 और ये पाई 4 का जो कोएफिशिएंट होगा उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, आपको सेम होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है 2 + 3 लैम्डा और जो पाई 3 का कोएफिशिएंट क्या है 8 है। ठीक है, सेम फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन के साथ लिखना, माइनस 3 + 14 लैम्डा, 3 + 14 लैम्डा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 31 माइनस में। ओके, सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा -13 लैम्डा + 7 डिवाइड बाई ये आपका क्या है 33 माइनस में, -33 माइनस खत्म। इसे आप इक्वेशन 1 बोलो। आप देखो फ्रेंड्स, इनमें से कोई दो ले लो जिससे आप लैम्डा का वैल्यू निकाल सको। तो मैं इन दोनों में से इन दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं लेता हूँ 2 + 3 लैम्डा डिवाइड बाई 8 और 3 + 14 लैम्डा डिवाइड बाई 31। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ,
तो जब इसके साथ करेंगे तो 62 माइनस 93 लैम्डा, और इसको इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा 112 लैम्डा प्लस 24, 8 लिखे 24 और 14 8 इस तरह से 112। यहाँ ये फ्रेंड्स प्लस है, ठीक है, प्लस कर लो इसको, और 2 + 3 लैम्डा है ना 31, सॉरी। तो अब देखो हम इसको लैम्डा को एक साइड करते हैं, विदाउट लैम्डा को एक साइड, 62 ये 24 इस साइड आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 112 लैम्डा, और इस 93 इधर जाएगा। ओके, ये आपको घटाओगे तो ये आपको 38 आएगा, और इधर आप घटाओगे तो 19 आएगा लैम्डा। ये 19 दूनी 38, तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया फ्रेंड्स, लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया। और इसको विच यहाँ पे लिख देंगे विच सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन ऑफ 1। ये जो है लैम्डा का जो वैल्यू 2 है ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 में रखने से। अब देखो जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे आप 2 रख दोगे ना तो ये पूरी तरह सेटिस्फाई करेगा। ये इसको भी देखो यहाँ पे जैसे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, और 2 + 3 3 × 2 आपका 8 हो जाएगा। तो 8 ऊपर भी 8 नीचे भी आ गया, सेटिस्फाई हो गया। सेम इस तरह से इसमें भी रखोगे, इसमें भी रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को भी लोगे तो आपका लैम्डा 2 ही आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। अब इस लैम्डा का जो वैल्यू है लैम्डा इक्वल टू जो 2 है, ये लैम्डा इक्वल टू जो 2 है, इसे आप पुट करोगे, पुट इन किसमें, पुट इन π4 में। जो π4 का इक्वेशन है ये रहा, इसमें आप पुट करोगे ना फाइनली, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि जो π3 है ना, π3 वो π4 के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे ही लैम्डा इक्वल टू 2 रखोगे, जैसे इसमें 2 रखोगे ना आप, तो जस्ट आपको ये रिपीट हो जाएगा एज इट इज़, जैसे ही ये लिखा है ना वैसे ही ये रिपीट हो जाएगा। तो इससे प्रूफ यही होता है फ्रेंड्स। हैंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस द गिवन, ठीक है, गिवन प्लेन्स पासिंग थ्रू ए सिंगल लाइन, ठीक है। तो घूम फिर के हमने दिखा दिया कि जो π1 π2 है, इनके इंटरसेक्शन से जो एक प्लेन निकलेगा वो कुछ और नहीं, वो π3 ही होगा, ठीक है। ये हमने दिखा दिया। तो इससे पता चलता है कि तीनों प्लेन एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट प्लेन्स दिस and this intersect in a line if this and show that equation of this line are this। तो फ्रेंड्स आपको दिखाना है कि ये 3 प्लेन्स आपको गिवन है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पे, और उसके लिए कंडीशन दे रखा है इन लोगों ने ये वाला, यानी फ्रेंड्स आपको ये वाला प्रूफ भी करने हैं। मतलब 3 प्लेन से आपस में इंटरसेक्ट करें एक सिंगल लाइन पे, तो ये ऐसा केस उत्पन्न होगा। और आपको ये भी प्रूफ नहीं, आपको सिंपली निकालना है इक्वेशंस लाइन का, वो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जो तीनों का कॉमन लाइन होगा उसका इक्वेशन ये होगा, ये भी प्रूफ करना है। तो देखो जैसे पहला किया वैसे ही इसको भी करेंगे, क्योंकि ये भी लाइन का केस है। तो इसे हम π1 ले लेंगे, और इसे π2, और ये वाला जो है π3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से हम दिखा देंगे कि π1 π2 के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन बन रहा है वो कुछ और नहीं π3 है, ठीक है। ये हम दिखा देंगे, बस हो गया कि ये जो है तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब तीनों का कॉमन लाइन ही है, एक ही लाइन है कॉमन। अब यहाँ पे देखो ये π1 है आपका, कुछ इस तरह से दिया है, तो इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन को π1, दूसरे को π2 मैंने लेट कर लिया। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से दिया हुआ है, y है, उसके बाद z है, उसके बाद x है, तो इसको x y z का अरेंज में करेंगे। देखो जैसे x y z का अरेंजमेंट में हम भी इसको ऐसे ही करेंगे। तो इसको जब मैंने अरेंज किया तो ये माइनस ये आ रहा था, माइनस में आ रहा था, माइनस x आ रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबका साइन कॉमन ले लिया, मतलब माइनस कॉमन ले लिया। तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स वाई जेड में अरेंज कर दिया उसको, ठीक है। तो आपका ये बना। सेम आपका ये थर्ड इक्वेशन दिया हुआ था, इसको π3 मैंने बोल दिया, और इसको भी एक्स वाई जेड में अरेंज किया और माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें ये मिला। और बाकी चीज़ें वो चीज़ लिखते चले जाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन को करते समय हम लोगों ने किया, इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स π1 एंड π2 π2 से जो लाइन बनेगा उससे पास होता हुआ एक प्लेन। तो उसको करने के लिए π1 π2 को हम ऐड करेंगे। तो देखो π1 लिख दिया हम यहाँ पे, और π2 को लैम्डा टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस लैम्डा को मल्टीप्लाई किया इसमें,
तो ये आया, और इसमें x वाला को साथ में रखेंगे, y वाला को साथ में, z वाला को साथ में, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा सेम वही चीज़। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे द 3 प्लेन्स विल बी इंटरसेक्ट इन अ कॉमन लाइन। अगर 3 प्लेन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे कॉमन लाइन को, तो जो पाई थ्री और जो पाई 4 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सेम प्लेन को। अगर तीनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक सिंगल लाइन पे, तो जो पाई 3 है और ये जो पाई 4 है, ये एक्चुअल में आपका पाई 4 है, ठीक है, ये पाई 4। तो पाई 3 और जो पाई 4 होगा वो कुछ और नहीं, ठीक है, दोनों रिप्रेजेंट करेगा सेम प्लेन को, मतलब दोनों बराबर होगा। तो दोनों बराबर होगा तो दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो भी सेम होगा। तो देखो x का कोएफिशिएंट हमने लिख दिया, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये पाई 4 का है, और नीचे वाला पाई 3 का कोएफिशिएंट है। आप देख सकते हो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट हमने लिखा है यहाँ पे। देखो पाई 4 का दिखाता हूँ आपको, ये पाई 4 का कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड का, एक्स का, वाई का और जेड का, और ये पाई 3 का आपका है कोएफिशिएंट। आप देख सकते हो बी, ए और -1, ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब फ्रेंड्स ये अरेंज करके मतलब लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो कोई भी 2 लो लैम्डा को निकालने के लिए, तो मैंने इसको इन दोनों को लिया पहली बार, ठीक है, तो इन दोनों को लेने के बाद जो है ये आपका ये आया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका ये बना। उसके बाद यहाँ से मैंने लैम्डा निकाल लिया, तो इसको इक्वेशन 1 बोला। अब फ्रेंड्स उसके बाद जो है हम लोगों ने इन दोनों को लिया, पहले इन दोनों को, फिर उसके बाद इन दोनों को लिया। तो देखो इन दोनों को फिर से लिया, तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये लैम्डा का वैल्यू निकाल दिया, इसे इक्वेशन 2 बोल दिया। अब देखो लैम्डा यहाँ पे भी है, लैम्डा यहाँ पे है, तो दोनों इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम क्या करेंगे, ये वाला इसमें इस साइड ले लेंगे और ये वाला इस साइड, तो ये दोनों इक्वेट कर दिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, और इसको जब इससे करेंगे तो ये बनेगा, और इससे इसको करेंगे तो ये बनेगा। यहाँ से BC दोनों में आएगा, काट देंगे, और बाकी बचे को अपना प्लस माइनस अपने अनुसार कर देंगे, यानी जिसका जैसा टर्म है उसको उसके साथ वैसा कर लेंगे, सेम टर्म वालों को प्लस माइनस कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ से हम जो है फ्रेंड्स ए कॉमन कर लेंगे, इनमें देखो ए कॉमन हो जाएगा, सब में ए है तो ये कॉमन कर लेंगे। तो ये कॉमन करने के बाद कुछ इस तरह से ये बनेगा, इसको अरेंज कर लेंगे तो ABC के फॉर्म में, तो A² B² C² प्लस 2ABC = 1। आपका ये 1 इस साइड भेज दिया मैंने, तो ये आ गया। ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब एक और सॉल्व करना है, दूसरा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि ये जो इंटरसेक्शन लाइन है, ये जो लाइन है आपका, इसका इक्वेशन हमें निकालना है। चलो इसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स उस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम उस प्लेन को इक्वेशन को लिख लेंगे और यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। तो देखो प्लेन 1 से हमने x निकाल लिया = 0 है, तो इन दोनों को इस साइड भेजा तो x = this आ गया। फिर यहाँ से y निकालने के लिए इन दोनों को इस साइड भेजा तो यहाँ से y आ गया, और सेम यहाँ पे इन दोनों को भेजा तो z आ गया। तो एक्स वाई जेड निकाल लिया। अब देखिए, अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लेट कर लेते हैं x = cy + b आपका क्या है यहाँ पे z, ठीक है। अब cy + b, अब जो z का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है z का, ठीक है, इसे पुट करो, तो ये bx + ay, ये मैंने z का वैल्यू पुट कर दिया, तो वैल्यू ऑफ z यहाँ पे लिख देंगे, वैल्यू ऑफ z, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये cy हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो b² x और aby, ठीक है। अब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग है, मल्टीप्लाइंग बाई x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोलोगे बोथ साइड कहाँ पे है, तो इधर x अभी चलता आ रहा है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा था, यहाँ पे x चलता है, दोनों साइड x से करो तो इधर आपको मिलेगा x², और इधर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा cxy + b² और abxy, ओके। इसे हम इक्वेशन 3 बोलते हैं। सेम उस तरह से आप जो है y वाला टर्म लो, तो y = आपका है यहाँ पे az + cx, तो az + cx। अब यहाँ पे आपका z का वैल्यू है, तो यहाँ पे भी आप z को रिप्लेस करो, तो देखो ये bx + ay, तो bx + ay + cx,
ओके, ये वैल्यू ऑफ जेड फिर से यहाँ पर रख दिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ से दोनों साइड फिर से वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई वाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने वाई से मल्टीप्लाई किया। तो देखो इधर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे तो ए बी एक्स वाई हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ए स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सी एक्स वाई। इसी इक्वेशन फोर्थ बोलो। अब ये जो आपका इक्वेशन थर्ड आया और इक्वेशन जो फोर्थ आया, हम यहाँ से अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को घटाएंगे। ठीक है, माइनस किया, ये दिस इज द माइनस, तो ये एक्स में एक्स स्क्वायर में जाएगा तो वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, और उसके बाद जो आपका ये आपका इधर वाला साइड और इधर वाला साइड, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या क्या कट जाएगा, ए बी एक्स वाई है, ए बी एक्स वाई है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, और एक और चीज़ कटेगा सी एक्स वाई और सी एक्स वाई, दिख रहा है, ये भी दोनों कट जाएगा, ए और दोनों कट जाएगा, तो बचेगा आपका ये इसमें ए वाला, तो इधर बचेगा आपका बी स्क्वायर एस स्क्वायर, और इधर बचेगा आपका माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला बचेगा फ्रेंड्स। अब इस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजो, और जो वाई वाला टर्म है एक साइड, एक्स और वाई को एक साइड करो, तो एक्स स्क्वायर ये इस साइड मैंने लिया, तो बी स्क्वायर एस स्क्वायर, और सेम यहाँ पे बचा आपका ये माइनस वाई स्क्वायर इस साइड आएगा तो वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो क्या बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर, और इनमें वाई स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इस साइड भेजो, और ये जो पार्ट है इस साइड भेजो, तो ये मल्टीपल में डिवीज़न में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए साइड जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, और ये साइड जाएगा तो डिवीज़न में 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और फ्रेंड जिस तरह से हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म में लिया, ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे जेड का जैसे वैल्यू रखो तो ये आया आपका। ठीक है, उस तरह से आप जो है यहाँ पे वाई का वैल्यू रखोगे एक्स में और जेड में, तो आपका यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आपका आएगा, ये कौन कौन सा आएगा, एक्स और जेड का आएगा। वाई का जो वैल्यू एक्स और जेड में रखोगे तो एक्स और जेड के फॉर्म में यहाँ पे आपको मिलेगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जो एक्स का वैल्यू है उसे हम जो है इनमें रखेंगे, वाई में और जेड में, और इसी तरह से आप वाई का वैल्यू लोगे एक्स में और जेड में रखोगे, आप कोई भी ले लो। ठीक है, तो हम ये ले रहे हैं कि ये जो एक्स का वैल्यू है वाई और जेड में रख रहे हैं, तो जैसे इसको रखेंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा, और ये मिलने के बाद जो है, और ये वाला ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इन तीनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस एक्स स्क्वायर बाई ए वन माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस सी स्क्वायर, ये हमें फ्रेंड्स मिलेगा। और इन सब पे जो है हम स्क्वायर रूट चढ़ा दें। ठीक है, सब पे स्क्वायर रूट डाल दो, तो देखो स्क्वायर रूट ऐसे सब पे डाल दो तो क्या होगा, इधर से एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस ए स्क्वायर ये अंदर आ जाएगा, ये आपका ये वाई बाहर हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर कुछ इस तरह से, और ए जेड, और वो 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें मिल जाएगा, और यही हमें लाना था। ठीक है, ये भी प्रूव करना था हमें, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड थर्ड नंबर, सो दैट प्लेन्स दिस एंड दिस फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दिए हैं प्लेन के, आपको सिर्फ दिखाना है कि इनसे जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है। और ये फ्रेंड्स कौन सा केस है बताओ, ये जो केस है आपका सेकंड वाला केस है। तो देखो जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, प्रिज्म होगा, और ये जो प्रिज्म आपको बन रहा है, आप इसी प्रिज्म को बना हुआ आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक पाई1 है ये आपका, ये दिस इज द पाई1, नीचे जो बैठा पाई1। ठीक है, और नीचे वाला जो है ये जो पड़ा हुआ है ये पाई2 है, ये सामने जो आपको है ये पाई1 है, और जो उस साइड है वो पाई3 है।
तो फ्रेंड्स इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, प्रिज्म आपको प्रूव करना हो कि ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है, तो आप सिंपली क्या करना, दो प्लेन लेना, दोनों प्लेन से एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होगा, उसको आप दिखा देना कि वो तीसरे प्लेन के पैरेलल है। जैसे देखो ये पाई 1 है और ये पाई 2 है, ये सामने वाला पाई 1 नीचे वाला पाई 2 है, तो दोनों से जो लाइन बन रहा है, ये जो L1 लाइन बन रहा है, ये दिस इज द L1, ये जो है पैरेलल है किसके, पाई 3 के, ये जो उस साइड वाला है उसके जस्ट पैरेलल है। ओके, इस तरह से फ्रेंड्स ये प्लेन है आपका, ये पाई 3 है और एक यहाँ पे एक लाइन बन गया, ठीक दिख रहा है आपको इस तरह से, तो ये इस तरह से पैरेलल है, ये प्रूव कर देना है। अब ये आप प्रूव कर दो कि पैरेलल है, तो ये प्रिज्म का ही केस है, ट्रायंगुलर प्रिज्म में ही ऐसा संभव है। तो अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो जो इस पे पॉइंट होगा इस लाइन पे, ऑफकोर्स उस इस प्लेन पे नहीं होगा, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस पे है। इस तरह से फिर से आप जो है, जिस तरह से आप पाई 2 लोगे फिर पाई 3 लोगे तो पाई 1 के पैरेलल हो जाएगा, फिर आप इस तरह से जोड़ा कर कर लोगे तो एक दूसरे के अपोजिट में वो पैरेलल होगा, तो इस तरह से वो पैरेलल होगा तो एक प्रिज्म ही जनरेट होगा। तो हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है कि दो प्लेन से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट हो रहा है वो तीसरे प्लेन के पैरेलल है। तो फ्रेंड देखो, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है L1 इसको लेते हैं और इस L1 का जो है डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं हम, यानी हमें पता चल जाएगा पैरेलल वेक्टर निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइन, और इस L1 पे एक पॉइंट निकाल लेंगे। अब वो जो पॉइंट होगा और जो पैरेलल वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, उसे हम इससे कंपेयर करेंगे पाई 3 से कि इसके पैरेलल है या इस पे लाइक कर रहा है, ठीक है। और इस पे जो पॉइंट होगा L1 पे जो पॉइंट होगा वो पाई 3 पे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर जाएगा तो L1 पे जो पॉइंट होगा वो पाई 3 पे अगर लाइक कर जाएगा तो ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं बनाएगा। और जो L1 के जो पैरेलल वेक्टर होगा, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा इस पाई 3 के पैरेलल होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो पाई 3 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, जो मतलब जो पाई 3 पे एक नॉर्मल वेक्टर जो गिर रहा है, ठीक है, वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा L1 पे। तो देखो L1 पे जो है जो भी नॉर्मल वेक्टर गिरेंगे, जैसे पाई 1 का नॉर्मल वेक्टर गिरेगा तो वो भी परपेंडिकुलर होगा, जो पाई 2 का नॉर्मल वेक्टर गिरेगा L1 पे वो भी परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से देखा जाए तो तीनों परपेंडिकुलर होंगे L1 पे। सेम इस तरह से कोई भी लाइन ले लो, उस पर तीनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर वो परपेंडिकुलर होंगे। तो पहला केस हम वही लेंगे, परपेंडिकुलर का केस लेके दिखाएंगे। तो वो चीज़ें हमने लिखा है, पहले लेट कर लेते हैं एलिमेंट विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन पाई 1 एंड पाई 2, और जो आपके पाई 1 और पाई 2 है उनसे इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रहा है उसका डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट लेट कर लेते हैं। अब देखो एलिमेंट हमने डायरेक्शन कोसाइन लेट किया है आपका L1 का, तो जो L1 है ना फ्रेंड्स वो परपेंडिकुलर है N1 के एंड N2 पे। अब बोलोगे N1 N2 क्या है, तो ये नॉर्मल वेक्टर है पाई 1 पे और पाई 2 पे। तो पाई 1 पे ये आपका ये इस तरह से नॉर्मल वेक्टर गिर रहा है आपका N1, और ये जो है ये आपका जो है ये नीचे वाला जो है N2, इस पे नॉर्मल वेक्टर गिर रहा है आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस पे गिरेगा तो आपको इस पे भी परपेंडिकुलर होगा L1 पे। अब देखो, अब ये इस पे दोनों पर परपेंडिकुलर गिरेगा L1 N1 और N2 पे। तो L1 का हमने डायरेक्शन क्वेश्चन 11 ले लिया और N1 N2 का हम निकालेंगे यहाँ से। तो देखो N1 का है आपका 1 2 0, जेड तो नहीं है तो 0 होगा, और आपका जो N2 यहाँ से निकलेगा 3 -4 और 1। तो देखो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा 1 और 2 होगा 0, तो 1 2 तो 1 2 0, ओके। और इसका हमने 11 लेट किया है तो इंटू L प्लस इंटू M और इंटू N इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बताओ, L प्लस 2M इज इक्वल टू 0। सेम इस तरह से आपका यहाँ पे N2 का हो जाएगा, यानी पाई 2 पे जो नंबर गिर रहा है 3 -4 और 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 -4 और 1। फिर यहाँ पे क्या है एलिमेंट दिया है, तो L M और N इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3L -4 4M है, ठीक है, ये M है प्लस है, ठीक है, और प्लस N इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपका क्वेश्चन 1 इसको बोलो, इसको क्वेश्चन 2 बोलो, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 -4 0 1
और यहाँ से आपको -m1301 और n डिवाइडेड बाई होगा आपका 132 -4। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, यहाँ पे -1 मिलेगा और यहाँ पे आपको -10 मिलेगा। तो ये हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया L1 का। अब मैंने अभी बताया आपको कि जो L1 होगा इस पर परपेंडिकुलर जो होगा वो तीनों प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस पर। तो 2 से तो हमने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा का जो आपका होगा, तीसरा का जो कि तीसरा प्लेन का ये है, तो ये फ्रेंड्स ये तीसरा प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है 4 3 -2, इनके साथ जब हम डॉट करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए। तो देखो हम लिख रहे हैं L1 जो है ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा किस पे, N3 पे। तो L1 का ये रहा, तो लिखेंगे 2 -1 और -10, और उसके बाद जो है N3 यहाँ से मिल जाएगा 4 3 -2 4 3 -2, यही है ना। देखो तो 4 3 -2 ओके। अब इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 दूनी के 8 और ये -3 आएगा और ये 10 दूनी के 20 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 0 नहीं आएगा, ये बिल्कुल 0 नहीं आएगा। 10 28 होगा, 28 में से 3 जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड्स ये 0 आना चाहिए, ये क्वेश्चन का एरर है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सो दैट कीजिए, मतलब ऑलरेडी वो चीज़ है, कि वो ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहा है, बस आपको सो दैट करना है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन तो सही है, उसमें जो आपको ये टैपिंग किया है ना इन लोगों ने, इसमें ये जो इक्वेशन बनाया है, ये प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3 मतलब तीनों प्लेन का जो इक्वेशन बनाया है, इसमें कुछ एरर किया है इन लोगों ने। एग्जैक्ट यहाँ पे 0 ही आएगा वो। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा क्वेश्चन। अगर वो ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहा होगा तो ऑफकोर्स वो जो L1 होगा वो आपका π3 यानी प्लेन 3 का भी परपेंडिकुलर जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 0 नहीं आ रहा, 0 ही वो आएगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये 0 आ रहा है। ठीक है, आप मान के चलो कि इक्वल टू 0 आ रहा है। ये क्वेश्चन के जो प्लेन का इक्वेशन है इसमें कुछ एरर है, टैपिंग मिस्टेक बोल सकते हैं इसको। अब एक तरीका तो हो गया, और दूसरा तरीका हम पॉइंट निकाल लेते हैं उस लाइन पे। तो लिखेंगे टू फाइंड ए पॉइंट P मान लेते हैं ऑन दिस लाइन। उसके लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि वेरिएबल आपका 3 है x y z, और इक्वेशन आपको 2 ही मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ये π1 और π2 ही मिलेंगे, 2 ही सॉल्व मिलेंगे। अब बताओ वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 0 करना पड़ेगा कोई ना कोई। तो हमने z को 0 कर दिया, तो जैसे ही z को हम 0 करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जो प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों पे होगा। तो फ्रेंड जैसे ही हम यहाँ पे प्लेन 1 और प्लेन 2 में जो z इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो z है इसको 0 कर देंगे, z नहीं x, हमने x लिया है ना, तो x हम 0 कर देंगे यहाँ पे। आप x लो, आप z लो, कोई भी एक लो, लेकिन आपको एक लेना पड़ेगा इक्वल टू 0 करने के लिए। तो हम यहाँ पे हम x ले रहे हैं और x को 0 कर रहे हैं। x हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे x 0 करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू फटाक से निकल जाएगा, और इसमें रखेंगे तो z का वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो जैसे हम उसमें x इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा, और इसमें लिख देते हैं इन π1 एंड π2। ओके, प्लेन 1 और प्लेन 2 में हम रख रहे हैं x इक्वल टू 0। तो जैसे प्लेन 1 में रखेंगे, इन π1 में हम जैसे ही रखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको 0 + 2y - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो आपका 3/2 आएगा। ठीक है, अब इस तरह से इन हम लिखेंगे π2, अब π2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 0 - 4y + z - 4 = 0। उसके बाद फ्रेंड्स आपका होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करो तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ से आपका y का वैल्यू जो आएगा 3/2, इसको रखो, 4 × 3/2 + z - 4 = 0। ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 माइनस में
तो ये -6 हो जाएगा और प्लस जेड -4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर जेड आप निकालने जाओगे तो 6 4 10 होगा, इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका जेड इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो जो आपका पॉइंट पी है, फ्रेंड्स, उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा आपका 0,3/2, -10। अब देखो पहले केस में हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये जो लाइन परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब प्लेन का जो परपेंडिकुलर, प्लेन पे जो परपेंडिकुलर गिरा है वो लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, यानी प्लेन और लाइन जो है पैरेलल हैं, ये हमने दिखा दिया। और इसी को दूसरे तरीके से दिखाने के लिए हमने क्या किया, इस पे कोई पॉइंट निकाला, और अब हम दिखा देंगे कि इस प्लेन पे वो पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो उस पर लाइन नहीं कर रहा है, यानी वो उससे हटके है तभी प्रिज्म बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर इस पे जो हमने पॉइंट निकाला वो इस प्लेन 3 पे आ जाए तो समझ जाएंगे फ्रेंड्स ये सटा हुआ है दोनों, जब सटा हुआ है तो इम्पॉसिबल है प्रिज्म बनना। तो जो हमने अभी पॉइंट निकाला उसको हम इस π3 में रखेंगे। चलो रखते हैं, तो पुट इन π3। तो इसको π3 में जैसे रखेंगे XYZ की जगह, तो फ्रेंड्स ये रहा π3, इसमें हम x की जगह ये और y की जगह ये और z की जगह ये रखेंगे। तो 4 × 0 + 3 × 3/2 और 2 × z का वैल्यू 10 -24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पूरी तरह से 0 हो गया, ये आपका 9/2 हो गया और 10 दूनी के 20 हो गया और -24 हो गया इक्वल टू 0। और फ्रेंड्स आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये जो है इक्वल टू 0 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 तो कभी नहीं आएगा, और यही हमें चाहिए, इक्वल टू 0 आना भी नहीं चाहिए। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये लग जाएगा, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है जो हमने अभी निकाला है ये π3 पे लाई कर रहा है, यानी ये लाइन जो है आपका L1 है और जो π3 ये सटा हुआ है, यानी सिंपली ये जो L1 है ये π3 में लाई कर रहा है। तो π3 में लाई करेगा तो प्रिज्म नहीं बनेगा, और ऐसा ही केस होना चाहिए प्रिज्म बनने के लिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो इससे प्रूफ ये होता है कि जो आपका 3 प्लेन्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक प्रिज्म बना रहे हैं। तो फ्रेंड जो हमने अभी मैथमेटिकली प्रूफ किया उसको हमने लिख दिया यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिखा देखो, देयरफॉर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन L1 ऑफ π1 एंड π2 इज ए पैरेलल टू द प्लेन π3। तो जो π1 और π2 के इंटरसेक्शन से जो लाइन बना L1 वो पैरेलल है π3 के, अभी हमने डॉट करके देखा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर जो होता है π3 का उसको डॉट किया L1 के डायरेक्शन कोसाइन से, तो इक्वल टू 0 आया हमारा। वो अभी हालांकि 0 नहीं आया, तो इसलिए 0 नहीं आया क्योंकि तो क्वेश्चन एरर है, उसका तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हम मान के चलेंगे 0 आया। और ये भी हमने देखा कि ऑल्सो द पॉइंट P डज नॉट लाई ऑन द प्लेन π3, और ये भी हमने देखा कि इसमें जैसे ही रखा प्लेन 3 में ये जो पॉइंट्स हमने निकाला तो 0 नहीं आया। इससे ये भी लगता है कि ये जो पॉइंट है हमने जो निकाला है वो π3 में लाइन नहीं कर रहा है, तो इससे यही पता चलता है कि ये पैरेलल है एक दूसरे के, यानी जो प्लेन है आपका लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये केस उत्पन्न होता है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का। तो इससे हम लिख सकते हैं द गिवन प्लेन्स फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसलिए जो है प्लेन्स ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहे हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट प्लेन्स दिस एंड दिस फॉर्म ए प्रिज्म, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द एज इन द सिमेट्रिकल फॉर्म। अब फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि ये 3 प्लेन्स आपको गिवन है, प्रूफ कीजिए पहले कि ये जो तीनों प्लेन से जो शेप बन रहे हैं वो प्रिज्म बन रहे हैं। तो प्रिज्म बना हुआ आपको प्रूव करना है, और आपको ऑब्टेन भी करना है इक्वेशन वन ऑफ द इट्स एज इन ए सिमेट्रिकल फॉर्म। और यहाँ पे एज का मतलब हो गया लाइन, जो लाइन बनेगा ना इंटरसेक्शन से, उनका आपको इक्वेशन भी निकालना है, वो भी सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो चलो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सेम है, जस्ट थर्ड जैसा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा थर्ड जैसा। तो ये आपका प्रिज्म हो गया, और ये आपका π1 हो गया सामने वाला, नीचे π2, और इधर आपका π3 उधर वाला। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओके। फिर से वही कर लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे डायरेक्शन कोसाइन L1 का जो π1 π2 के इंटरसेक्शन से बनेगा। तो जैसे एलिमेंट लेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा किसके, N1 और N2 के, यानी π1 का जो नॉर्मल होगा, जो π2 का नॉर्मल होगा, उनके परपेंडिकुलर होगा L1। ये रहा आपका फ्रेंड्स, ये जो है ना आपका, इसको L1 लेट कर लो, ठीक है। इस पे जो परपेंडिकुलर गिरेगा N1, ये जो है
N1 इस पे गिरेगा परपेंडिकुलर, और N2 भी गिरेगा और N3 भी गिरेगा। ओके, तो N1 N2 परपेंडिकुलर होगा तो इनका जो रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा, उनका डॉट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखो 2 3 4, 2 यहाँ पे 2 होगा। ओके, तो ये 2 3 4 है, तो 2 3 4। ओके, उसके बाद LMN, तो LMN, और सेम फ्रेंड्स ये आपका पाई 2 का हो जाएगा, तो पाई 2 का है 3 4 5 3 4 5 LMN। ओके, इसको करने के बाद इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो LMN का यहाँ से आ जाएगा L का L/-1 और M/2 और N/-1 आ जाएगा। ओके, अब इनको लेकर हम डॉट करेंगे, लेकिन वो डॉट करके देखेंगे कि परपेंडिकुलर है कि नहीं L1 के। और L1 का डायरेक्शन कोसाइन है। पाई 3 का जो नॉर्मल वेक्टर है उसको डॉट करेंगे उससे, और 0 आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन उससे पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों को साथ में कर लेंगे, और साथ में करने के बाद चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद हम स्टेटमेंट लिख देंगे, तब जाकर हम लिखेंगे प्रेजेंट बन रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड ए पॉइंट P ऑन द लाइन। अब हम पॉइंट P, एक कोई पॉइंट यहाँ पे P ले लेते हैं उस लाइन पे, उसको फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए जो पाई 1 पाई 2 का इक्वेशन दिया है वो उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक को 0 करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे z को 0 कर दिया, इस बार z को 0 कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने z को 0 कर दिया। तो पाई 1 में जैसे ही मैंने z को 0 किया, देखो इंटू 0, तो इसको 2x + 3y = 6 आ गया। इसमें मैंने इक्वेशन में थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, सॉल्व करने के लिए किया, अभी मैं बताता हूँ। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। अब देखो दूसरा वाला पाई 2 लिया, और पाई 2 में जो z है उसको जगह 0 कर दिया, तो कुछ इस तरह से हुआ। तो यहाँ पे आपको मिला 3x + 4y = 20। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को बराबर करने के लिए, x को इक्वल करने के लिए, इसमें 3 से करूँगा 6x हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे 6x हो जाएगा। इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया और एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। देखो कुछ इस तरह से, यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला आपका पाई 1, ठीक है, और इक्वेशन 1 बोलो इसे। और ये आपका दूसरा इक्वेशन 2 है, उसमें मल्टीप्लाई करने से 2 ये मिला आपको, तो ये कट जाएगा, साइन चेंज माइनस माइनस, ये 9 में से 8 जाएगा, आपका 1 आएगा y, और 18 ये आपका माइनस में 40, तो 40 में से 18 जाएगा तो -22 आएगा, y = -22 आ गया। इसे इक्वेशन 1 में रखो, तो जैसे इक्वेशन 1 में रखोगे तो आपको x = 36 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है फ्रेंड्स, 36, x का y का -2 और z 0 रखे थे हम, तो ये आ गया। अगर ये पॉइंट लाई करेगा पाई 3 में, ठीक है, तो पाई 3 जो होगा प्लेन वो आपका पैरेलल L1 के नहीं होगा, उस पर लाई करेगा। तो अगर उस पर लाई नहीं करेगा तो पैरेलल होगा, तो यहाँ पे उसको चेक कर लेंगे। तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन पाई 3। अब इसको पाई 3 में रखेंगे, x की जगह 36, y की जगह -22 और 0 रखेंगे z की जगह। तो फ्रेंड देखो ये आपका पाई 3 है, इसमें हम रख रहे हैं, तो x की जगह 36 और 2 × y की जगह -22 और 3 z की जगह 0। अब इसको देखो 36 और यहाँ पे 22 दूनी के 44 प्लस में हो जाएगा 44 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों को जोड़ोगे तो अब बताओ, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें 4 डालो तो ये 40 होगा, ये 80 हो जाएगा। तो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी ये जो पॉइंट सामने निकाला वो पाई 3 पे लाइन नहीं कर रहा है। डोंट लाई, यहाँ पे लिखो डज नॉट लाई ऑन पाई 3, पाई 3 पे लाई नहीं कर रहा। क्या लाई नहीं कर रहा, तो पॉइंट P लाई नहीं कर रहा। पॉइंट P यहाँ पे लिख देना, पॉइंट P डज नॉट लाई ऑन पाई 3, इससे ये प्रूफ होता है। और दूसरा हम देख लेंगे पैरेलल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो L1 का जो है, L1 का डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 क्या था फ्रेंड्स, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 क्या था, देखो ये रहा आपका -1 2 -1, तो -1 2 -1,
परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, n3 के। n3 क्या है, प्लेन 3 पे परपेंडिकुलर है तो होना चाहिए। और n3 हम कहाँ से निकाल लेंगे, अब बताओ n3। तो n3 देखो, n3 एरा यहाँ से n3 निकल जाएगा तो क्या निकलेगा, 1 2 3, 1 2 3 है l3 n3, 1 2 3। ओके, अब इन दोनों को डॉट करते हैं। परपेंडिकुलर जब होता है तो वेक्टर डॉट करते हैं तो 0 होना चाहिए। तो -1 इंटू 1 देखो, और 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे -1 इंटू 3। ओके, -1 आ जाएगा यहाँ से, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है, 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा -3। तो ये देखो -4 और +4 इक्वल टू 0 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 आ रहा है, लेफ्ट और राइट साइड जो है दोनों साइड 0। ओके, तो आप देख सकते हो आसानी से कि ये 0 आ रहा है, यानी ये जो आपका लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है वो n3 के परपेंडिकुलर है, यानी उस प्लेन के पैरेलल है। वो लाइन L1 जो है उस प्लेन के पैरेलल है, तभी n3 के परपेंडिकुलर हो रहा है। क्योंकि जो L1 है वो जो लाइन है उस पे जितने भी आपके नॉर्मल वेक्टर हैं प्लेन के वो सारे परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो L1 है वो पैरेलल है π3 के, ठीक है। जब ऐसा दो केस आगे हमारे सामने कि पैरेलल भी है और ये पॉइंट लाई भी नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि हैंस द गिवन 3 प्लेन्स फॉर्म द प्रिज्म। इसलिए ये तीनों प्लेन्स मिलकर एक प्रिज्म बना रहे हैं इंटरसेक्शन करके। अब हमें निकालने हैं उस लाइन का इक्वेशन, वो भी सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो पॉइंट्स हमें निकाला हुआ है और यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन भी उस लाइन का निकाला हुआ है, तो बस सब कुछ है ये है, तो क्या दिक्कत है निकालने में, फटाफट निकालो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ L1 पासिंग थ्रू इस पॉइंट से, ये पॉइंट P है आपका, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, इससे पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन कोसाइन लाइन का है -1 2 और -1। तो इसको लिखने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ये 10 x - 36 और नीचे उसका डायरेक्शन कोसाइन -1, फिर y आपका -22 है तो +22 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका है 2, ठीक है, और z -0 और ये आपका -1 है। ओके, तो इसको अरेंज करके थोड़ा हटा दोगे 0, तो -1 y +22 डिवाइड बाई 2 और z बाई -1। तो ये फ्रेंड्स इक्वेशन आपका लाइन है जिसे वो निकालने को बोला है, ये हमारा आंसर है फाइनल। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 3.11। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रॉब्लम 3.13 के साथ, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।